बाजार बोलता है एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईज ने कल उम्मीद थी कि कहीं एफआईज प्लस में तो नहीं है, लेकिन एफआईज प्लस में नहीं आए। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। 4342 करोड़ रुपए की सेलिंग की है एफआईज ने और 2929 करोड़ की बाइंग की है डीआईज ने। चलिए, ये ट्रेंड तो बरकरार है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंडिसेस का हाल देख लेते हैं। कल किस तरह का यूएस मार्केट रहा और एशियन मार्केट्स की आज किस तरह से ओपनिंग हुई है। तो डाउ जोन्स में देखें तो फ्लैट टू नेगेटिव था, लेकिन शंघाई और हैंसेंग यहाँ पर ग्रीन मार्क जरूर बना हुआ है। निकाई में थोड़ी सी एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात है बैंक ऑफ जापान की तरफ से, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर चल रहा है और कोस्पी में कुछ हद तक फ्लैट टू नेगेटिव रुझान देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो आज के सत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। तो उन काउंटर्स पर देखें तो उनमें जीएसपीएल यहाँ पर करीब 8% ऊपर है। आरवीएनएल कल भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में था, आज भी अच्छा चल रहा है, 6% ऊपर है। थॉमस कुक करीब 5.5%, जीएचसीएल 5.5%, सनटेक रियलिटी करीब 5%। तो ये कुछ एक काउंटर जिनमें कि न्यूज़ बेस या एक सेंटिमेंट बेस्ड बाइंग चल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज दबाव देखने के लिए मिल रहा है। तो उसमें एसडब्ल्यू सोलर करीब 6% नीचे है, इन्फोसिस करीब 5.5%, एक्सिस बैंक 5%, हेडसन एग्रो आफ्टर रिजल्ट्स इस काउंटर पर भी पिटाई है 5%, पॉलिसी बाजार करीब 3.5%। तो ये कुछ एक काउंटर है जहां पर कि प्रेशर अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक ग्लोबल खबरों की तरफ रुख करते हैं। पहले चीन अमेरिका की चिप को लेकर टेंशन गहराई, अब चीन इन्वेस्टिगेट कर रहा है और कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका के अगेंस्ट। सर, ये ट्रेड वॉर वाली जो स्थिति है ये लगातार चाइना और अमेरिका की बढ़ती जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं जो कि इस चीज़ को एस्केलेट करने में माहिर माने जाते हैं। कैसे देख रहे हैं सर वर्ल्ड मार्केट की स्थिति और चिप से जुड़ी कंपनी लाइक इंडिया में जो कंपनीज हैं लाइक मोस्टचिप और एएसएम टेक जैसी कंपनीज? देखो सर, इंडियन बेस्ड कंपनी तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे हिसाब से, बिकॉज ट्रम्प इज टोटली अगेंस्ट चाइना। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगले 1 वीक में जो अभी सेरेमनी चालू होगा 20 जन ट्रम्प साहब का, मुझे लगता है उसके बाद फॉर 48 आवर्स ही विल बी डूइंग लॉट ऑफ नो हेडलाइंस इन द ग्लोबल मार्केट्स विच विल अफेक्ट चाइना। बट मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली दैट विल हैव ए अनड्यू इफेक्ट और बेनिफिट टू इंडियन मार्केट्स, जो कंपनी के अपने नाम बताया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि any negativity on China would turn to be a positive to India. But yes, we have to wait and watch. ठीक है, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। दूसरी खबर, कच्चा तेल कल ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया, हालांकि $80 के ऊपर टिक नहीं पा रहे डिसाइसिवली। कैसे देखें सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि कच्चा तेल की कीमत कम रहे, इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में ही पार्टी का ये था। और अब हम आखिरी ट्रेडिंग सत्र में हैं जहां पर कि जो बाइडन की नीतियां लागू होंगी, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां मंडे से शुरू हो जाएंगी। सर, कैसे देखें कच्चे तेल को और उससे जुड़ी हुई कंपनी लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को? क्या ये पॉजिटिव रहेगा ट्रंप का आना उन कंपनीज के लिए? आई थिंक नो, मेरे हिसाब से जो उन्होंने लास्ट वीक एक डायलॉग मारा था कि विद रिस्पेक्ट टू रशियन ऑयल पे मैं टैरिफ लगा दूंगा अगर ये ऑयल ऐसे ही बॉयल करते रहेगा, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ही वांट्स टू इंक्रीज हिज ओन प्रोडक्शन इन यूएस। उनका जो क्रूड प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली मुझे लगता है कि 77 और 80 के बीच में ही रहेगा पोस्ट ट्रम्प कम्स ऑन टू हिज केयर। तो ओवरऑल नेगेटिव फॉर इंडियन मार्केट्स ओएमसी कंपनीज, बट पॉजिटिव फॉर दी अदर कंपनीज लाइक रिलायंस, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये मिक्स रिएक्शन रहेगा इंडिया के लिए, बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए मुझे लगता है कि 77 और 80 के आसपास ही क्रूड रहेगा, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एज वेल विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन नो एडिंग अप एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन कंट्री यूएस के भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हफ्ते सर जो मीटिंग होगी वो बैंक ऑफ जापान की होगी जहां से कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हो रही हैं। ये कैसे ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकती हैं? तो ऑलरेडी एक बार तो ये हिंट दे चुके हैं कि देयर मिनिस्टर्स आर ऑलरेडी हिंटेड इन द मार्केट कि वो 25 बेसिस पॉइंट को हाइक करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी एक बार वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं येन कैरी ट्रेड के हिसाब से, जब ये 0 से 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया था। मुझे लगता है कि दैट इज डिस्काउंटेड इन इंडियन मार्केट्स, बट यूएस मार्केट्स के लिए, जापानीज मार्केट्स के लिए थोड़ा सा वो नेगेटिव कंसर्न रहेगा, बिकॉज पेमेंट एंड ऑल वुड बी ऑन डॉलर टर्म्स। बट इंडिया में ऑलरेडी वो चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। ठीक है,
अब कुछ एक रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो बिग बैंग रिजल्ट्स आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 7% का जंप देखने के लिए मिला। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 2 से 2.5% का ही जंप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नतीजे उम्मीद से बेहतर देखने के लिए मिले। प्रॉफिट में भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी करीब 2.5% का जंप देखने के लिए मिलेगा, 12% का प्रॉफिट में जंप देखने के लिए मिला। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें Q3 की हाईलाइट्स रहीं वो देख लेते हैं। तेल केमिकल सेगमेंट में कंपनी की करीब 6% की इनकम में ग्रोथ देखने के लिए मिली। गैसोलीन क्रैक्स करीब $6.5 पर बैरल से बढ़कर करीब $7.6 पर बैरल होते हुए दिखाई दिए। आरपू कंपनी का जो डिजिटल स्पेस है, जियो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अगर देखें तो आरपू करीब 11.9% बढ़कर ₹203.30 आते हुए दिखाई दिए। जियो प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट में 26% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी और रिटेल सेगमेंट के प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ। आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम कि ये जो पॉइंटर्स हैं इनको प्ले करते जाएं, सो दैट कि हमारे जो ऑडियंस है वो भी इन पॉइंट्स को पढ़ते जाएं। सर, कैसे देख रहे हैं सर रिलायंस के नतीजे, जहां पर कि हमने देखा कि लगभग सारे ही जो इनके सेगमेंट हैं उसमें ग्रोथ दिखी है और आज काउंटर पर भी उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। सर मुझे ये रिजल्ट टोटली सरप्राइज था। स्ट्रीट एस्टिमेशन से बेटर आएगा नंबर्स, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जियो प्लेटफॉर्म एज वेल एज जो आरपू उनका ग्रो हुआ है अबाउट ₹200, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मार्केट्स। अगेन मुझे लगता है कि पूरे इंडस्ट्री के लिए वो सरप्राइज ही रहेगा। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है, यही रीजन से मार्केट में और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और थैंक्स टू रिलायंस कि उन्होंने इंडेक्स संभाल के रखा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइस में ये डिस्काउंटेड है। प्राइस में ये अभी बॉटम हो चुका है 1240 1280 के बीच में। मुझे लगता है कि अगर यही रिजल्ट्स को हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स या 13 मंथ्स के लिए, मुझे लगता है कि स्टॉक कैन डू बेटर फ्रॉम दीज लेवल्स। ओवरऑल टारगेट अपसाइड है मुझे लगता है कि स्टॉक कैन डू एटलीस्ट 1350 एंड 1400 फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, बट इट वाज सरप्राइज फॉर अस एंड वी हैव टू रिव्यू इट मोर इन डिटेल। जी सर, हमने देखा कि जिस तरह का जो गैसोलीन क्रैक है वो 6.5 बैरल से बढ़कर 7.5 बैरल पर डॉलर पर आया है। सर, इसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनीज पर, क्योंकि उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। चेन्नई पेट्रो के 18 तारीख को रिजल्ट्स आ रहे हैं, 20 तारीख को एमआरपीएल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कैन वी एक्सपेक्ट कि कुछ एक टर्न अराउंड इन टर्म्स ऑफ जीआरएम्स इन कंपनीज में भी देखने के लिए मिलेगा? यस, एक्सपेक्टेशन इज राइट, बट हमेशा हमने देखा है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में वो सिमिलरिटी आई नहीं है। बट ऑन दी अजम्पशन मुझे लगता है कि चेन्नई पेट्रोल विल डू गुड। टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ा सा वो ऑलरेडी पॉजिटिव सिग्नल देना चालू कर चुका है, बट वी नीड टू सी बिकॉज स्टॉक वाइज जो मार्जिन है वो टोटली डिफरेंट है। बिकॉज रिलायंस इज वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी, ही इज गेनिंग मोर एडवांटेज ऑफ दैट एंड versus the other two market players which have a capacity of lower realization। but again मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिजल्ट्स कम ही रहेंगे, बट सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिजल्ट आया इन्फोसिस का, जहां पर कि इम्पैक्ट कुछ अलग ही आया। पहले मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूं, उसके बाद देखते हैं। रेवेन्यूज़ में करीब 2% का जंप, प्रॉफिट में करीब 5% का जंप ऑन ए Q-on-Q बेसिस पर इन्फोसिस के देखने के लिए मिला। एबिट में करीब कंपनी के 3% का जंप और मार्जिन्स में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। 21.1 से बढ़कर मार्जिन्स 21.3% तक आए हैं। Q3 हाइलाइट्स में और बाकी इन्फोसिस के रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर देखें तो FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस 3.75 से बढ़ाकर 4.5 करी है, जो लोअर बेस है, और जो हायर बेस है वो उसको 4.5 से बढ़ाकर 5% किया है। तो रेवेन्यू गाइडेंस यानी कि Q4 के लिए ही बढ़नी है ये, और वो बढ़ा दी गई है कंपनी की तरफ से। मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने 20 से 22% की बिट मार्जिन की दी है। टीसीवी जो इस समय इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है आजकल आईटी कंपनीज के लिए, ये 2.4 बिलियन से बढ़कर $2.5 बिलियन आया है। इसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए मिली जितना कि हमने टीसीएस के नतीजों में देखी थी। टीसीएस के नतीजों ने काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया था इन टर्म्स ऑफ टीसीवी, और उसी ने पूरा टीसीएस को ही प्ले कर दिया था। प्रशांत सर, आज इन्फोसिस के गिरने की कोई खास वजह? रिजल्ट्स इन लाइन आए हैं, उसके बावजूद भी गिरा है, गाइडेंस भी बढ़ाई है, टीसीवी मामूली बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना टीसीएस का बढ़ा था। यस, कंपैरिजन की वजह से पीपल आर कंपेयरिंग विद टीसीएस। जैसे आपने बताया टीसीबी का, वहां पे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई था, एटलीस्ट इन लाइन विद टीसीएस, बट वो बिलो दैट था एक्सपेक्टेशन के। वही एक रीजन रहा है मेन चीज। प्लस पॉजिटिवली मैं देख रहा हूँ कि एट्रिशन रेट भी ऑलमोस्ट लोअर के आसपास आया था।
अगेन जो गाइडेंस उन्होंने बढ़ाया है लोअर बेस को ऊपर थोड़ा सा 0.25 जो एक्स्ट्रा बढ़ाया है उन्होंने, तो वो लगता है पॉजिटिव ही है। ओवरऑल मेरे लिए ये रिजल्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। वाई 6% डाउन, इट्स रियली क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फॉर अस, बट अगेन मुझे लगता है कि वो प्राइस में डिस्काउंटेड था, और लास्ट टीसीएस के बाद इंफोसिस ने पूरा उसको कैप्चर कर लिया था कि सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट से ही ये स्टॉक नीचे आया हुआ है। आज आईटी इंडेक्स ने 2 महीने के न्यूनतम स्तर को छुआ है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है कि आईटी इंडेक्स अब कंट्रीब्यूट करना बंद कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम टीसीएस, एचसीएल ने भी खराब ही प्रदर्शन किया था इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। आज इन्फोसिस ने भी निराश किया है। विप्रो ऑलरेडी टूट चुका है, उसके रिजल्ट्स तो आ जाने। टेक महिंद्रा भी इस तरह की ही प्रॉब्लम दिखा रहा है क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी आ जाने, और हमने बताया भी था कि इन दोनों कंपनीज़ के तो रिजल्ट्स पहले ही एक्सपेक्टेड है कि थोड़े ख़राब आएंगे, तो ये काउंटर पहले ही पिट चुके हैं। और पूरा आईटी के जो 5 बड़े दिग्गज हैं, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस, उन 5 में से केवल एक ने परफॉर्म किया है और 4 लगातार चल रहे हैं। सर, ओवरऑल आईटी पर आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी? गिरावट में कुछ खरीदारी करनी है, या अभी इनको गिरने दें, या इनमें कुछ प्रेशर आने दें? वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई थी, चल ज़्यादा गए थे, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन ये पूरा इंडेक्स हमने बताया था कि एक 32,000 की रेंज से करीब 42-43,000 की रेंज तक पहुंचा, तो अब कुछ रिट्रेस होगा? I think we have to watch Tech Mahindra as well as Wipro के results. Then we can take a good call on that. मुझे लगता है कि Wipro can surprise the market similar to what TCS has done on the result day. Better than expected numbers मेरे से आ सकते हैं, तो then थोड़ा सा रिव्यू हो सकता है। अगर किसी को आईटी पैक को लेना ही है तो मुझे लगता है Wipro should be the first stock one should focus. Again, second मुझे लगता है कि जो आज 6% डाउन है Infosys, that also can be a good stock to start accumulating. मुझे लगता है कि और आज के बाद आईटी एज ए सेक्टर बॉटम आउट हो जाएगा एटलीस्ट फॉर नियर टर्म। ठीक है। अगला काउंटर जिस पर हम बात भी कर रहे थे कि ये मार्केट को हिलाने की क्षमता रखता है, एक्सिस बैंक। बैंकों में सबसे दिग्गज नहीं है, लेकिन इतना दिग्गज है कि बैंक निफ्टी को आज इसने हिला कर रखा हुआ है, और बैंक निफ्टी अभी देखें तो करीब 800 पॉइंट नीचे आ चुकी है। एक्सिस बैंक के नतीजों को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर बात करूँगा। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 9% बढ़ी, बिल्कुल इन लाइन विद एस्टीमेट। हमने 9% ही एस्टीमेट किया था। प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 5.5% आएगा, 4% प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कहानी शुरू होती है यहाँ से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुए हैं, 4.1 से घट के 3.93% हुए हैं। ग्रॉस एनपीए अगर देखें तो कंपनी के घटे बढ़े हैं, 1.46 से बढ़कर 1.44% हुए क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और अगर यहाँ पर देखें तो वाई ओ वाई बेसिस पर थोड़ा सा घटे हैं, 1.58 से घटकर 1.46 हुए हैं। स्लिपेजेस बढ़े हैं, 1.78% से बढ़कर 2.13 हुए ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। तो दो चीज़ें जो एक्सिस बैंक, 3 चीज़ें इनफैक्ट परेशान करके ले गई हैं। एक तो एनपीए थोड़े से बड़े क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, स्लिपेजेस बढ़े क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और तीसरा जो मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो कहीं ना कहीं 8 बेसिस पॉइंट घटा है। सर, क्या इतना खराब स्थिति लगी आपको बैंक के नतीजे देख के जितना उसको पनिशमेंट दिया गया है, या अभी पनिशमेंट और मिलना चाहिए बैंकों को और एक्सिस बैंक को भी? आई थिंक ओवरऑल बैंक इंडेक्स के लिए मुझे लगता है कि पनिशमेंट अभी भी बाकी है। आप देखो जिस तरीके से जीडीपी लास्ट 22 मंथ्स 23 मंथ्स लो है, तो बड़े दिग्गज बैंक्स लाइक एचडीएफसी हो या एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, उनमें से तकलीफ तो मुझे लगता है कि वो आना ही चाहिए। और जीडीपी ग्रोथ अगर वीक है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी वो इफेक्ट आना ही चाहिए, बिकॉज बैंक्स इज ए सेक्टर वेयर इट एक्चुअली रिजेंबल्स द जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज द नेगेटिव ग्रोथ। तो वो एक रीजन मैं बोल रहा हूँ। प्लस मुझे लगता है कि कासा में भी मुझे लगता है ग्रोथ कम आया हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन, बिकॉज कासा ग्रोथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर इसका कासा ऑलमोस्ट 40-42% के आसपास था। दिस क्वार्टर इट हैज कम डाउन टू 39%। तो मुझे लगता है कि दैट इज ऑल्सो एडिंग सम फ्यूल इन द प्राइस टू कम डाउन। तो ओवरऑल निम मार्जिन डाउन, rise in NPA plus lower CASA is adding more fuel for the price to come down and pressure on the index. But मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अभी ये पूरा Q3 will be under pressure for overall private sectors. ठीक है, तो सर कहाँ पे आपको लगता है कि एक्सिस बैंक चूंकि आज गिरा हुआ है 5-6%, तो अब कहीं पर कोई लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है इस काउंटर पर, और खरीदारी करने की सलाह किन लेवल्स पर रहेगी, या नहीं है, बिल्कुल नहीं है?
920 950 कैन बी अ रेंज टू वेट एंड वॉच फॉर एक्सिस बैंक। मुझे लगता है कि टेक्निकली वहां पे अच्छा एक सपोर्ट और बाइंग रेंज मिलेगा, तो अंटिल दैट आई थिंक वन शुड वेट फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक में 930 से 950 की रेंज के करीब आप इसमें बाइंग करने का सोच सकते हैं। अभी तो काउंटर को गिरने दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काउंटर गिर रहा है और वैल्यूएशन वाइज ठीक है काउंटर, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स वाइज है वो थोड़ा वीक हो गया। आज कुछ एक कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आज के सत्र में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें इंडियन होटल्स, गणेश हाउसिंग, जियो फाइनेंस, रैलिस, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये कुछ एक कंपनीज हैं जिनके नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे। सर मैं एक एक करके हर कंपनी पर बात करता हूं। गणेश हाउसिंग, ये काउंटर जब से इसने Q2 के रिजल्ट्स दिए, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग काउंटर है। मार्केट में कितनी भी गिरावट आई, इस काउंटर ने इन सारी जो आंधी तूफान थे वो सबको झेला और काउंटर अच्छा चलता है। मार्केट में कहीं भी थोड़ा बाउंस बैक आता है, ये चलता है काउंटर। क्या लगता है अगर ये नतीजे आएंगे तो इसमें भी टॉप आउट वाली फीलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या यहाँ से और चल पाएगा? देखो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स। अगेन अगेन बहुत सरप्राइजिंग रहे तो स्टॉक शायद यहाँ से अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन कर सकता है। इट मे गो अप टू 1400 प्लस फ्रॉम करंट लेवल्स आल्सो, बट वन हैज टू वॉच फॉर दी मार्जिन वाइज, कितना मार्जिन अच्छे ग्रो हुए हैं, सरप्राइज है कि नहीं है। बट ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। टेक्निकली चार्ट मुझे अभी भी लग रहा है कि जो एक 50 डे डीएमआई है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास, दैट कैन बी ए सपोर्ट फॉर द मार्केट। और किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो दिस कैन बी ए स्टॉप लॉस आल्सो, बट माय टारगेट वुड बी एटलीस्ट 100 रुपीस फ्रॉम करंट लेवल्स। इंडियन होटल सर प्री रिजल्ट ऑलरेडी मूव दिखा चुका है। क्या लगता है आज जब रिजल्ट आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा या यहाँ से चल पाएगा? क्योंकि रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन तो ये है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, करीब 80-90% तक की एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखो जिस तरीके से लास्ट एक महीने में स्टॉक ने ऑलरेडी इतने प्रेशर झेल चुका है और रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आ चुकी है, गोइंग फ्रॉम बॉलिंगर बैंड टू पॉजिटिविटी। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर क्लोज करता है 840 के ऊपर बेस्ड ऑन द अर्निंग्स टुडे, अगर मार्केट के टाइम पे ही आता है तो इट इज वेल एंड गुड, बट अगर मार्केट के बाद आता है तो मुझे वॉच करना पड़ेगा कि 840 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है कि नहीं मिलता है। 840 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाता है तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। 900 कैन बी ए ट्रेडिंग टारगेट फॉर अस। बिल्कुल, इसके मैं रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ। करीब 36% एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर एबिटा बढ़ने की, 28% रेवेन्यू बढ़ने की और 32% प्रॉफिट बढ़ने की ऑन ए YOY बेसिस। Q-on-Q बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में करीब 37% रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है, एबिटा करीब 99% और प्रॉफिट करीब 84% बढ़ने की उम्मीद है Q-on-Q बेसिस पर। इस एक्सपेक्टेशंस पर ही आई थिंक ये काउंटर ऑलरेडी चल चुका है पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा काउंटर सर जियो फाइनेंस। इस कंपनी में वैसे रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक नीजक रिएक्शन तो अगले दिन जरूर मिलता है। क्या करें सर जियो फाइनेंस में? सो टाइमिंग जैसे आपने बताया कि रिजल्ट्स वाइज ज्यादा फोकस नहीं है, बिकॉज बिजनेस अभी भी कुछ खास उसके स्टार्ट हुए नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हो या टॉप लाइन ग्रोथ हो उस पर फोकस करना ही नहीं चाहिए। बट वी शुड वेट फॉर दी अनाउंसमेंट्स या जो उनके अपडेट्स है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी जेवीज दे हैव डन फॉर देयर डिजिटल लोन बिजनेस, म्यूचुअल फंड बिजनेस एंड इवन ट्रेडिंग बिजनेस। तो 3 बिजनेस के अपडेट्स जो है शायद वहां पे कुछ अगर अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं कि अगर कोई स्टार्टिंग टाइम हो सकता है कि मैं वी आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस फ्रॉम दिस टाइम, ये जो टाइम लिमिट्स देंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकती है। बट टाइम बीइंग लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डिस्काउंटेड। 275 280 के रेंज में कोई भी मतलब धोखा नहीं है कंपनी के अंदर लेने के लिए। मुझे लगता है कि स्टॉक कैन कम बैक टू इट्स 300 levels in a very shorter period of time, despite having the very flat and neutral results. बट मेरे लिए लगता है कि ये साल 2 साल के स्टोरी के हिसाब से किसी को अकोमोडेट करना चाहिए, जहाँ पे उनके जो ऑलरेडी जेवीस हैं वहां पे अगर फ्रूटफुल रिजल्ट्स आना चालू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि तब इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा। सो इफ एनीबॉडी वांट टू बाय इट फॉर 2 years प्लस। ठीक है। रैलिस इंडिया सर, ये रैली या गिरावट अपने रिजल्ट्स के बाद ही दिखाता है। आज इसके रिजल्ट्स हैं और इस बार मॉनसून का भी इम्पैक्ट जो एक थोड़ा बहुत आना चाहिए वो आएगा, लेकिन आपको क्या लगता है इम्पैक्ट क्या होगा शेयर पर? किस तरह से रिजल्ट्स पैन आउट होंगे? जैसे आपने बताया ये पोस्ट रिजल्ट बहुत वॉलेटाइल एक्शंस दिखाता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी पॉजिटिविटी उसमें दिखता है तो 300 320 ये एक प्राइस एक्शन में आ सकता है। बट अगेन इट विल गो इनटू अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, यानी सरप्राइजेस विल हैव अ इंपैक्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। मुझे लगता है कि अगर कोई भी शेयर इसको रिजल्ट बेस के ऊपर किसी ने लिया हुआ है
310 320 के आसपास अगर कोई भी सरप्राइज मिलता है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जी जुड़ चुके हैं और दर्शकों के सवाल देने के लिए अब प्रशांत जी की मदद भी मिल जाएगी। और अंशुल जी हमारे साथ जुड़ी जा रहे हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अंशुल जी, कहाँ बिजी हैं अंशुल जी, क्या सेटल कर रहे हैं? अरे नहीं सर, यहाँ सामान पड़ा हुआ है तो। चलिए कोई बात नहीं सर, मार्केट भी सेटल करा दीजिए सर। कहाँ पे ले जा रहे हैं इंडेक्स को? मार्केट तो सेटल नहीं हो रहा सर। आज हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना मार्केट गिरेगा। जब गैप डाउन खुला था और रिकवर हो रहा था तो लग रहा था कि प्रीवियस डे लो के ऊपर निकलेगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन आई नहीं। आज वापस से एफआईआई शॉर्ट ऐड कर रहा है। और वैसे भी 3 दिन की रिकवरी में आप देखिए एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट पोजिशंस ऐड ही की है। कहीं 3 दिन की रिकवरी में कोई पोजीशन घटी नहीं है। जो 2,40,000 45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वहां से बढ़ के कल के सेशन में 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और अगर आज की फॉल है तो मोस्ट लाइकली इसमें एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन अपनी ऐड ही करेंगे। 2,40 से 2,97 हुआ है, 3,40 पे हम ओवरसोल्ड हो जाते हैं तो प्रोबेबली एक आध दो सेशन और लगाएगा, 3,40 तक आ जाएगा। फिर उसके बाद बॉटम बन जाना चाहिए, क्योंकि जनरली हिस्टोरिकली आप डेटा देखिए 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम बार पहुंचा है। और जब भी पहुंचा है वहां से निफ्टी पे 1,000-1,200 पॉइंट की अपमूव आई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1,000-1,200 आ जाएगी, बट हम डीपली ओवरसोल्ड हो जाएंगे तो एटलीस्ट वहां से डाउनसाइड लिमिटेड हो जाएगी और बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दो काउंटर और मैं डिस्कस कर रहा था जिनके रिजल्ट्स आने वाले, टेक महिंद्रा और विप्रो। टेक महिंद्रा के रिजल्ट से उम्मीद है कि 1% रेवेन्यू गिरेगा, 2% एबिटा और करीब 17.5% प्रॉफिट ऑन क्यू एंड क्यू बेसिस। प्रशांत सर, चूँकि पनिशमेंट तो ऑलरेडी काउंटर्स को मिल चुका है, जिनके अच्छे आए थे उन्होंने ही क्या कर लिया, जिनके खराब आएंगे तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा? आधा पनिशमेंट तो उनको मिल चुका है, आधा पनिशमेंट अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो और मिलेगा या अभी मतलब पनिशमेंट बाकी है टेक महिंद्रा को? आई थिंक टेक महिंद्रा में मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर मोमेंटम आना चाहिए पोस्ट रिजल्ट्स में। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर नंबर्स यहाँ पे, थोड़ा से बेटर देन व्हाट इंफोसिस इज। तो वो अपसाइड इसमें रहेगा, पेन इसमें तो पेन नहीं रहेगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर पेन आता है तो वो बड़े बड़े दिग्गज बैंक्स में आना चाहिए। बट आईटी में मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा कैन डू बेटर, एटलीस्ट सरप्राइज इन द पॉजिटिव टेरिटरी। 1750 1718 कैन बी ए टारगेट। बिल्कुल, वैसे भी आज जिस तरह से आईटी निफ्टी गिरा हुआ है उसके कंपैरिजन में टेक महिंद्रा ग्रीन मार्क में बना हुआ है, यही इसकी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है आज रिजल्ट से पहले। अंशुल जी, विप्रो इसके रिजल्ट्स भी आज आ रहे हैं और विप्रो के रिजल्ट से उम्मीद तो ये है कि थोड़ा सा रेवेन्यू में तो फ्लैटिश रहेगा, लेकिन प्रॉफिट 7.9% तक गिरने का अनुमान है ऑन ए क्यू एंड क्यू बेसिस। हालांकि वाई बेसिस पर ग्रोथ रहेगी 9.7% की। कैसे देख रहे हैं सर, विप्रो का पनिशमेंट आपकी नज़र में पूरा हो गया क्या अंशुल जी? सर विप्रो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो आईटी इंडेक्स के अगेंस्ट अगर आप मैप करें उसको तो हमेशा अंडर परफॉर्मर रहा है और अभी भी अंडर परफॉर्मर ही है। तो नीचे में मेरे को 267 रुपए 260 रुपए की जोन आते हुए दिख रही है। यही मेजर सपोर्ट है और यहीं तक हम एटलीस्ट इस डाउन लेग में यही मूव देख रहे हैं कि यहाँ तक डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, एक दूसरे काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, बीपीसीएल, जिसमें कि एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी। बीना प्रोजेक्ट के लिए करीब कंपनी 31,802 करोड़ रुपए के लोन इनका मंजूर हुआ है। एसबीआई के साथ दूसरे कंसोर्टियम बैंक्स के साथ ये प्रोजेक्ट लोन पूरा होगा और बीना मध्य प्रदेश में है और वहाँ पर जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कारोबार में कंपनी विस्तार करने जा रही है। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं बीपीसीएल को, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, उसके कंसोर्शियम से इनका लोन भी मंजूर हो चुका है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो तो लॉन्ग टर्म होगा और जो रिजल्ट्स हैं आई बिलीव वो नेक्स्ट वीक हैं इस कंपनी के, कैसे देखें सर? जो आज जो न्यूज आया मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया लॉन्ग टर्म है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा भी आज की तारीख में देख ही रहे, बिकॉज दे आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स क्वार्टर बाय क्वार्टर मंथ ऑन मंथ उसके अपडेट आते रहेंगे। बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन द रिजल्ट्स। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स में उनके जीआरएम मार्जिन थोड़े से अंडर प्रेशर रहेंगे, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो क्रूड था वो ऑलमोस्ट एक स्टेबल रेंज में ही था। तो मुझे लगता है कि वहां पे उसका बेनिफिट उनको मिला नहीं है। बट यस, दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, न्यूट्रल 5 to 10% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आना चाहिए। बट अगेन एक्सपेक्टेशन फॉर मार्केट्स आर टू हाई। जिस तरीके से प्राइस करेक्शन आया हुआ है 300 से लेके ऑलमोस्ट 371 तक, मुझे लगता है कि डाउनसाइड फ्रॉम करंट लेवल वुड बी वेरी वेरी लिमिटेड।
अप टू 260 265 कैन बी ए बेस्ट केस सिनेरियो, अगर थोड़ा भी मार्जिन वाइज थोड़ा प्रेशर आता है इन रिजल्ट बेस। बट ओवरऑल डाउनसाइड लिमिटेड के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय करना चालू करना चाहिए, बिकॉज दे हैव ए गुड रूम ऑफ नो गोइंग अपसाइड इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूएशंस। तो वो हिसाब से आई एम पॉजिटिव। ठीक है, अगला काउंटर है HFCL, जहां पर कि 2501 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला कंपनी को BSNL से। अंशुल जी कैसे देख रहे हैं HFCL को? सर HFCL में एक बाउंस बैक आ सकता है 113 120 की जोन तक, बट उसके बाद बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रही है। वहां से एक बार डाउनसाइड मूव एक्सटेंड हो सकती है समवेयर अराउंड 92 से 83 तक। तो मेरे को बहुत यहाँ पे उम्मीद नहीं है। क्या इस बाउंस बैक में लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा 113 120 की जोन तक? तो जवाब ना रहेगा, क्योंकि वेजिंग अप काइंड ऑफ पैटर्न है, फ्लैगिश काइंड ऑफ मूव है। एकदम से बहुत शार्प ब्रेकडाउन आएगा अगर आया तो मैं इस पुल बैक में लॉन्ग प्ले करना तो नहीं पसंद करूंगा। जिनके पास है वो 113 120 की जोन तक के लिए होल्ड कर सकते हैं।